दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी द्वारा आयोजित यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर लिया है और हम लोग का टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें दोस्तों हम लोग टॉपिक देख रहे थे क्या, वह था दोस्तों हमारा न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2019 तक के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, 2019 में जो पूछे गए प्रश्न है उसमें दोस्तों हम लोगों ने लगभग तीसरे प्रश्न को कवर कर लिया था। एक प्रश्न हमारा बाकी है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके आगे के प्रश्न जो हमारे न्यायपालिका से संबंधित हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो 2019 के प्रश्न को हम देख रहे थे दोस्तों, जो हमारे न्यायपालिका से संबंधित पूछे गए थे। उसमें हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके आगे के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके प्रश्नों को हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा 2019 में पूछा गया जो चौथा प्रश्न है। इससे पहले के प्रश्न दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम 2019 में जो चौथा प्रश्न पूछा गया उसको हम देखेंगे इस वीडियो में, फिर आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या, कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। क्या है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। फिर से देखें, कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ना तो एक और ना ही दो। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे ना तो एक ना ही दो। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली विधि को उच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित करते हुए समाप्त कर सकता है। जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 377 को समानता के अधिकार के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया, अतः कथन एक हमारा गलत है। कथन एक क्या कह रहा था दोस्तों, कि भारत कह रहा है कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। और दूसरा देखें क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि आधारभूत ढांचे के विरुद्ध किसी भी संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। और इस आधार पर दोस्तों एनजेक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दोस्तों, निरस्त कर दिया था, अतः कथन दो भी हमारा गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो देखें यहाँ क्या कह रहा है कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि आधारभूत ढांचे के विरुद्ध किसी भी संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। और इस आधार पर एनजेक यानी कि दोस्तों जो कि हमारा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था, एनजेक क्या है दोस्तों, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी था, इसको अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था दोस्तों, निरस्त कर दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर मार्क करेंगे ना तो एक ही ना ही दो। ठीक है, चलिए दोस्तों 2017 में जो हमारा न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू के बारे में। यहाँ प्रश्न दिया गया है, कह रहा है दोस्तों कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। कह रहा है दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार क्या है। फिर देखिए कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, जुडिशियल रिव्यू पूछ रहा है। तो यहाँ देखें ऑप्शन ए कह रहा है कि विधियों और कार्यपालिक आदेशों की
संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का क्या दोस्तों? अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फिर से, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार दोस्तों जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखें आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों, आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे 2016 में जो पूछे गए हमारे प्रश्न हैं न्यायपालिका यानी कि जुडिशियल टॉपिक से, जुडिशरी टॉपिक से 2016 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ ग्राम न्यायालय के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, देखेंगे हम। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। क्या है? फिर देखिए कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखें, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों का नहीं। बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है, यहां देखेंगे, कह रहा दोस्तों कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। क्या है? ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। तो गलत स्टेटमेंट दिया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, देखें यहाँ पे कह रहा है यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है व्याख्या, कि इस अधिनियम के अध्याय 3 में धारा 11 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों के तहत सुनवाई कर सकता है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया। ठीक है, कह रहा है इस अधिनियम के अध्याय 3 में धारा 11 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों के तहत सुनवाई कर सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखें, कह रहा है कि इस अधिनियम के अध्याय 5 में धारा 27(1) के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या है? इस अधिनियम के अध्याय 5 में धारा 27(1) के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वह सही है और पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए 2015 में जो पूछा गया जुडिशरी से हमारा संबंधित प्रश्न है उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का क्या है दोस्तों, अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि क्या है दोस्तों, कस्टोडियन है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या मार्क करेंगे, फिर से देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फिर देखें निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2014 में जो हमारे न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तरफ देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय, क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक याद रखें, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। फिर देखें, कह रहा दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखें दोस्तों मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार और देखें कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखें दोस्तों मूल अधिकारिता के अंतर्गत। इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, 2014 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, जो हमारा जुडिशरी से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा गया है 2014 में उसको देखेंगे, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक, चलिए देखिएगा, देखें दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें
कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। फिर देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, तो सही आंसर मार्क करेंगे पार्लियामेंट यानी कि संसद में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, तो याद रखें संसद, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है दोस्तों। फिर देखें, संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। क्या है, संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। कह रहा है कि संसद द्वारा पारित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के संशोधनानुसार स्वीकृत संख्या 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त हो गई है। क्या है, फिर से देखें यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है दोस्तों। कह रहा है कि संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। कह रहा है कि संसद द्वारा पारित उच्चतम न्यायालय यानी कि न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के संशोधनानुसार स्वीकृत संख्या दोस्तों 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त हो गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2012 में जो पूछे गए प्रश्न है हमारे जुडिशरी से, उसको हम देखेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था दोस्तों न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखें 2012 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की दोस्तों आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। क्या है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। क्या है, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। क्या है, भारत तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। और चौथा कह रहा है दोस्तों 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। क्या है, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, फर्स्ट और फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, तो पहला होगा भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। क्या है, कह रहा है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। पहला पॉइंट हमारा सही होगा, दूसरा पॉइंट गलत है दोस्तों। फिर तीसरा पॉइंट भी गलत दिया गया और चौथा पॉइंट कह रहा है कि 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। क्या है, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। और पहला होगा हमारा भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। याद रखिएगा, प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, तो पहला है कह रहा है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। और चौथा कह रहा है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ठीक है, पहला देखें भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, और चौथा कह रहा है दोस्तों हमारा 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनेंगे फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में निम्नलिखित पक्षों को क्या दोस्तों शामिल किया जाता है। ठीक है, कह रहा है केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। क्या है, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच का विवाद। ठीक है, फिर देखें कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में निम्नलिखित पक्षों को शामिल किया जाता है। पहला है दोस्तों कि केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, या दूसरा पॉइंट कह रहा है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, या दोस्तों तीसरा पॉइंट कह रहा है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य और दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच का विवाद। तो तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हमारा आंसर जो सही था वह था ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट केवल सही दिए गए हैं। सेकेंड और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए 2012 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। क्या है, कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों। प्रश्न कह रहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते
करते समय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। यह पॉइंट हमारा सही है। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो कह रहा है वह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। क्या हम पढ़ेंगे, देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम देखेंगे आगे के स्टेटमेंट हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है हमारा, वह देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, चलिए देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। क्या है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी दोस्तों हमारा क्या है, वह है दोस्तों सही कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट एक बार और देखेंगे कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत क्या नहीं देना होता है। ठीक है, फिर देखें चौथा कह रहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात क्या की जाती हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इसमें जो सही स्टेटमेंट हमारे दिए गए थे वह दोस्तों केवल फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही दिए गए थे। ठीक है, हम लोगों ने ऑप्शन मार्क किया हुआ है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड। चलिए व्याख्या देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों, पहला हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा सदैव भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। इसीलिए हमारा कथन एक दोस्तों क्या था, वह सत्य था। ठीक है, फिर देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा सदैव भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या दोस्तों परामर्श किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा कथन एक दोस्तों क्या था, वह सत्य था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत समर्थित समावेदन और राष्ट्रपति द्वारा उसी सत्र में हस्ताक्षर से ही हटाया जा सकेगा। क्या है दोस्तों, फिर देखिए कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत समर्थित समावेदन और राष्ट्रपति द्वारा उसी सत्र में हस्ताक्षर से ही हटाया जा सकेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों, वह देखेंगे कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 113(1) के अनुसार जो वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। अतः कथन 3 हमारा सत्य है। ठीक है, फिर देखिए कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 113(1) के अनुसार जो वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं वे संसद में दोस्तों मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। अतः कथन 3 हमारा सत्य है। ठीक है, अगला देखें। कह रहा है कि अनुच्छेद 146(1) के में यह बात स्पष्ट की गई है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऐसा कोई अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। ठीक है, फिर देखिए कि अनुच्छेद 146(1) में यह बात स्पष्ट की गई है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऐसा कोई अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। ठीक है, फिर देखें अनुच्छेद 146(1) में यह बात स्पष्ट की गई है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऐसा कोई अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों 2012 से लेके यानी कि 2011 से लेके 2023 तक में जितने भी न्यायपालिका टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे सबको हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वह है हमारा स्थानीय शासन। क्या है, स्थानीय शासन के प्रश्नों को अब हम देखेंगे, यानी कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है उससे संबंधित प्रश्नों को दोस्तों हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखेंगे दोस्तों, स्थानीय शासन से जो हमारा 2021 में पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी
वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है? तो सही आंसर होगा दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है? तो याद रखें दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 11 में यह प्रावधान है कि जनजातीय कार्य से संबंधित केंद्र सरकार का मंत्रालय या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए क्या दोस्तों नोडल एजेंसी होगा। अतः विकल्प डी हम सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों के मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय दोस्तों केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है? तो याद रखें दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, फिर देखिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 11 में यह प्रावधान है कि दोस्तों जनजातीय कार्य से संबंधित केंद्र सरकार का मंत्रालय या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए क्या होगा दोस्तों नोडल एजेंसी होगा। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि दोस्तों हमारे लोकल गवर्नमेंट से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि दोस्तों हमारे यूपीएससी में फैक्ट दोस्तों रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखिए दोस्तों 2017 में जो पूछे गए हमारे प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए कह रहा दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। क्या है? फिर देखिए 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है वह पहला प्रश्न है, वह क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। क्या है? फिर देखिए कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो याद रखें दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, याद रखें दोस्तों, फिर से देखें क्या कह रहा है। कह रहा कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो याद रखें दोस्तों क्या है हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें इसका व्याख्या क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या है? फिर देखें, ध्यानपूर्वक देखें कि लोकतंत्र में शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, कह रहा दोस्तों इसके दो मूल तत्व हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह राज्य की शासन व्यवस्था को निचले स्तर तक क्या दोस्तों विकेंद्रीकृत करता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज करता है। ठीक है, यह राज्य की शासन व्यवस्था को निचले स्तर तक विकेंद्रीकृत करता है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह लोकतंत्र में स्थानीय लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को संभव बनाता है। क्या है? यह लोकतंत्र में स्थानीय लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को संभव बनाता है। और कह रहा है कि भारत में दोस्तों 25 अप्रैल 1993 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान किया गया। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। तो याद रखें दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो याद रखें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2016 में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पहला पॉइंट देखें, यहाँ पहला प्रश्न जो पूछा गया है 2016 में वह कह रहा है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? 25 वर्ष। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है वह है 25 वर्ष, जो कि दोस्तों क्या है हमारा गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, फिर देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, फिर देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। ठीक है, फिर देखिए कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए क्या ही दोस्तों जारी रहती है। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल दोस्तों अवशिष्ट समय के लिए क्या ही दोस्तों जारी रहती है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है।
व्याख्या देख लेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 243 चौ क्या है, अनुच्छेद 243 चौ के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष ना होके दोस्तों आयु हमारी 21 वर्ष है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 243 क्या है, अनुच्छेद 243 अंग 4 के अनुसार दोस्तों समय पूर्व भंग पंचायत के स्थान पर पुनर्गठित पंचायत दोस्तों क्या है, केवल अवशिष्ट समय के लिए ही कार्य करती है। यही हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। जबकि पहला कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है, तो याद रखें यह गलत है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष ना होकर दोस्तों 21 वर्ष है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2015 में जो हमारे लोकल गवर्नमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। ठीक है, देखें यहाँ पे कह रहा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों विकास में जन भागीदारी, दूसरा कह रहा है दोस्तों राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा कह रहा है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चौथा कह रहा है दोस्तों वित्तीय संग्रहण, यानी कि दोस्तों क्या, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। ठीक है, फिर देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि विकास में जन भागीदारी, दूसरा कह रहा है दोस्तों राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चौथा कह रहा है दोस्तों क्या है हमारा वित्तीय संग्रहण, यानी कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा क्या, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल फर्स्ट और थर्ड हमारे सही दिए गए हैं। बाकी दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारे गलत दिए गए हैं। क्या है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या है, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो याद रखें दोस्तों विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या है, विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दूसरा और फोर्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, जबकि पहला और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर देखेंगे इसका क्या दिया गया है, यहां पे देखें ऊपर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, जो इसका सही आंसर दोस्तों दिया गया है वह हम क्या मार्क करेंगे, यहां पे देखें सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न कह रहा था दोस्तों हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो याद रखें विकास में जन भागीदारी, और फिर हमारा तीसरा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, याद रखें पहला है विकास में जन भागीदारी और तीसरा है हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पहले और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए थे, जबकि सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 2013 में जो हमारे जो 2013 में हमारे लोकल गवर्नमेंट से पूछे गए प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों क्या कह रहा है, 2013 में जो पूछा गया प्रश्न है यहाँ देखें। कह रहा है दोस्तों फिर से ध्यानपूर्वक देखें कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, यानी कि दोस्तों पेशा अधिनियम की बात कर रहा है, यानी ठीक है, कह रहा है सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में क्या है दोस्तों अधिनियमित किया। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू क्या है दोस्तों शेड्यूल एरियाज। क्या है, पेशा अधिनियम हमारा क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, तो सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का क्या दोस्तों निर्माण करना। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, जबकि दोस्तों स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, ये सभी दोस्तों हमारे पेशा अधिनियम के लक्ष्य थे। जबकि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना यह हमारा पेशा अधिनियम का लक्ष्य नहीं था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू दोस्तों शेड्यूल एरियाज अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। ठीक है, जबकि दोस्तों स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, ये तीनों ही पॉइंट दोस्तों हमारे क्या थे, पेशा अधिनियम के उद्देश्य थे। जबकि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना यह हमारे पेशा अधिनियम का उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक जो दूसरा प्रश्न पूछा गया उसको देखिए। ठीक है, देखें कह रहा है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है।
कह रहा है यहाँ पे देखें, कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ग्राम सभा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो ग्राम सभा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, देखिए व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि इस अधिनियम के अनुसार वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं उससे संबंधित दावों की सुनवाई का अधिकार ग्राम सभा को है। क्या है, फिर देखिए इस अधिनियम के अनुसार वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं उससे संबंधित दावों की सुनवाई का अधिकार ग्राम सभा को है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आगे के पॉइंट को हम देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ देखें कह रहा दोस्तों कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय यानी कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए क्या है दोस्तों, नोडल एजेंसी है। यह भी प्रश्न अभी पूछा गया था, हम लोगों ने इसकी व्याख्या को देखा था और इस प्रश्न को भी देखा था। ठीक है, कह रहा है कि यह अधिनियम वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत निवासियों के वन अधिकारों एवं व्यवसाय की पहचान करता है एवं उन्हें मान्यता देने के लिए नियम बनाने की क्या दोस्तों सिफारिश करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए लोकल गवर्नमेंट से 2012 में पूछे गए प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 2012 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार क्या है, कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। क्या है, कह रहा है ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों। फिर है दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का स्वामित्व होता है। यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा क्या है, यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से देखेंगे कह रहा है हमारा कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्या है, पहला कह रहा है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, देखेंगे कि ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का क्या हो दोस्तों स्वामित्व होता है। क्या है, पहला कह रहा है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जबकि तीसरा पॉइंट कह रहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत है। सही आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट दोस्तों क्या है हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट की हम व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में केवल लघु खनिजों के मामले में खनन का पट्टा और लाइसेंस प्रदान करने तथा नीलामी के द्वारा लघु खनिजों के उपयोग के लिए छूट प्रदान करने के मामले में ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है, किंतु लघु खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों के मामले में ग्राम सभा या पंचायतों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में केवल लघु खनिजों के मामले में खनन का पट्टा और लाइसेंस प्रदान करने तथा नीलामी के द्वारा लघु खनिजों के उपयोग के लिए छूट प्रदान करने के मामले में ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है, किंतु लघु खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों के मामले में ग्राम सभा या पंचायतों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारा कथन 3 क्या था दोस्तों, असत्य था। ठीक है, चलिए लोकल गवर्नमेंट से पूछे गए जो हमारे 2011 में प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों भारत में महानगर योजना समिति, ठीक है, क्या है भारत में महानगर योजना समिति। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत क्या दोस्तों गठित होती है। क्या है, फिर देखें
कह रहा दोस्तों भारत में महानगर योजना समिति, पहला कह रहा है दोस्तों क्या कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ देखेंगे कि उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है, जबकि पहला और सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर से देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि उस महानगरीय क्षेत्र के लिए, दूसरा कह रहा है कि उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। फिर तीसरा कह रहा है कि उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं, जबकि थर्ड पॉइंट हमारा दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए देखें क्या दिया गया है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 या अंग में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 या अंग में महानगर योजना समिति के गठन के संबंध में क्या दोस्तों प्रावधान किया गया है। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर दूसरा देखें। कह रहा दोस्तों अनुच्छेद 243 या अंग फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। अतः कथन दो भी हमारा क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, फिर देखें अनुच्छेद 243 या अंग एक के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। अतः कथन दो भी हमारा क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखें। कह रहा है कि महानगर योजना समिति का कार्य केवल विकास योजना को राज्य सरकार तक भेजना है। क्या है, फिर देखें, महानगर योजना समिति का कार्य केवल विकास योजना को राज्य सरकार तक भेजना है, ना कि सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करना। अतः कथन तीन हमारा असत्य है। फिर देखें, महानगर योजना समिति का कार्य केवल विकास योजना को राज्य सरकार तक भेजना है, ना कि सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करना। अतः कथन तीन हमारा असत्य है। ठीक है, देखें यहाँ संविधान के अनुच्छेद 243 या अंग 4 के अनुसार प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष दोस्तों महानगर से संबंधित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। क्या, फिर देखें संविधान के अनुच्छेद 243 या अंग 4 के अनुसार प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष महानगर से संबंधित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2011 में जो पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे। यहाँ देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों यहाँ देखें कि संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य था दोस्तों देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना, निम्नलिखित में से किस या किन चीजों की व्यवस्था करता है। तो इसका सही आंसर जो मार्क करेंगे पहले देखेंगे वह है दोस्तों, कह रहा है कि जिला योजना समितियों का गठन करने की, बिल्कुल दोस्तों गलत स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर कह रहा है राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीजों की व्यवस्था करता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जिला योजना समितियों का गठन करने की, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और तीसरा कह रहा है कि राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2 और 3। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न दोस्तों देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कर रहे हैं। सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों, वह है संविधान संशोधन, यानी कि दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए 2023 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों पहला संशोधन। फिर देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया
कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे पहला संशोधन। ठीक है, 2023 में पूछा गया हमारा संविधान संशोधन टॉपिक से यह प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे पहला संशोधन। ठीक है, और व्याख्या देखेंगे। कह रहा है दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। क्या है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। ठीक है, यहां देखें पहला पॉइंट कि मामलों में शामिल मुद्दों में भाषण, वाक की स्वतंत्रता, जमींदारी, भूमि का अधिग्रहण, व्यापार का राज्य एकाधिकार आदि शामिल थे। क्या है? फिर देखिए, मामलों में शामिल मुद्दों में भाषण, वाक की स्वतंत्रता, जमींदारी, भूमि का अधिग्रहण, व्यापार का राज्य एकाधिकार आदि शामिल थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के 3 और आधार जोड़े गए। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। साथ ही इसने प्रतिबंधों को दोस्तों युक्त और इस प्रकार प्रकृति में न्याय संगत बना दिया। अतः विकल्प ए हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए। क्या है हमारा? पहला संशोधन। ठीक है, चलिए 2022 में पूछे गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित प्रश्न है उसको हम देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है 2022 में जो पूछा गया है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है क्या कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। क्या है दोस्तों? कह रहा है हमारा क्या देखें कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों क्या है हमारा? यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। तीसरा स्टेटमेंट देखें क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए दोस्तों संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, फिर देखें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की ही अपेक्षा होती है। क्या है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति क्या है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो दिए गए हैं दोस्तों ये हमारे बिल्कुल राइट हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत है। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं और देखेंगे इसका आंसर क्या हम मार्क करेंगे। यहां देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक, चलिए देखिए। चलिए देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या मार्क करेंगे। इसका आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे वह है हमारा क्या, ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। क्या है देखें यहाँ कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं है, अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। फिर देखिए कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति विधेयक को सहमति अनुमति देने के लिए बाध्य है। वह ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और ना ही दोस्तों संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। यह स्टेटमेंट याद रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखें, कह रहा है दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक का प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित होना अनिवार्य है और दोनों सदनों के बीच सहमत असहमत की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है, अतः कथन 3 हमारा सही है। ठीक है, तो सेकंड थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत दिया हम लोगों ने देख लिया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वह है क्या देखेंगे, आयोग परिषद और अधिकरण। ठीक है, आयोग परिषद और अधिकरण से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों क्या कह रहा, भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्या है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है,
दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय विधि आयोग और चौथा है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है, कह रहा दोस्तों उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा सही आंसर मार्क करेंगे केवल एक। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल एक। ठीक है, यहां सही आंसर कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है क्या है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे केवल एक। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था और अब तक क्या है वर्ष 2016 तक आयोग को 7 बार पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है और आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है एवं संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 अधिनियम के माध्यम से क्या दोस्तों गठित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों हमारा एक संवैधानिक निकाय ना होकर दोस्तों क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर हमारा देखें आगे क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, कह रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो कह रहा है कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कि दोस्तों हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की स्थापना संविधि के तहत की गई है जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित किया गया है। फिर से हम देखेंगे क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की स्थापना संविधि के तहत की गई है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित किया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के जो हमारे आयोग दिए गए थे उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ देखें क्या कह रहा है। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों किसको, वह आयोग जो था हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भारत में एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसे वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भारत में एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसे वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे, कह रहा दोस्तों भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है और इसका गठन भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने हेतु एक निश्चित विचारार्थ विषयों के साथ किया जाता है। साथ ही आयोग अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को सिफारिशें या रिपोर्ट के रूप में करता है। ठीक है, तो इसमें जो केवल सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे वह हमारा कौन था, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखें इसका जो आंसर हम लोग देखेंगे, इसका पॉइंट देखें क्या दिया गया था। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए चलिए कह रहा है भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा हमारा क्या, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं, तो सही आंसर इसका जो मार्क करेंगे वह है हमारा केवल एक था इसमें दोस्तों। वह है कौन, वह था दोस्तों हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इसका आंसर हम लोगों ने मार्क किया था केवल एक। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी दोस्तों जो दिए गए हैं वे हमारे क्या हैं, संवैधानिक निकाय नहीं है। केवल जो संवैधानिक निकाय है वह है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए केवल एक हमारा राइट आंसर होगा। हम लोगों ने व्याख्या देख लिया है। चलिए दोस्तों 2020 के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे जो हमारे आयोग परिषद और अधिकरण टॉपिक से संबंधित होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2020 में जो पूछे गए प्रश्न उसको देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, चलिए देखिए
कह रहा दोस्तों भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी कि दोस्तों लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ, देखिएगा कह रहा है भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखें क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि रुपए 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, क्या है, रुपए 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। दूसरा कह रहा है दोस्तों क्या कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। और तीसरा कह रहा है कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को। और चौथा कह रहा है दोस्तों सभी वरिष्ठ नागरिकों को। फिर से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा यहाँ, कह रहा दोस्तों कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो पहला कह रहा है रुपए 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। दूसरा कह रहा है रुपए 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा कह रहा है दोस्तों कि रुपए 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को। और चौथा कह रहा है दोस्तों कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन ए यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड। क्या है, फिर से देखिए कह रहा है भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो पहला दोस्तों सही होगा हमारा क्या, वह कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और रुपए 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। जबकि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जबकि तीसरा कह रहा है कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। और चौथा कह रहा है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 2018 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखिए 2018 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एनजीटी के बारे में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है। क्या है, देखें कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। फिर देखें कह रहा दोस्तों कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी से भिन्न है। तो याद रखें दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखें कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में क्या दोस्तों सहायता करता है। ठीक है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इसकी व्याख्या हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखें कह रहा दोस्तों कि एनजीटी का गठन क्या है, एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, कह रहा है कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत हुआ। सीपीसीबी का गठन दोस्तों सितंबर 1974 में क्या है, सीपीसीबी का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत हुआ। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत हुआ। सीपीसीबी का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत हुआ। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आगे के स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, कह रहा दोस्तों कि एनजीटी का न्यायिक क्षेत्र पर्यावरणीय विषयों से संबद्ध है और यह
तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान करने तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। फिर देखिए, एनजीटी का न्यायिक क्षेत्र पर्यावरणीय विषयों से संबद्ध है और यह तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान करने तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। जबकि फिर देखें क्या कह रहा है, सीपीसीबी दोस्तों संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श कर झरनों या कुओं से संबद्ध मानकों और वायु की गुणवत्ता से संबद्ध मानकों में सुधार के प्रयास करता है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोगों ने पूरी डिटेल व्याख्या को देख लिया है, सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2। चलिए 2017 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा देखें, कह रहा है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी केवल 3rd। यहां देखें वर्तमान में भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों बहुसदस्यीय निकाय है। वर्ष 1993 के उपरांत आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं, ना कि दोस्तों 5। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, वर्तमान में भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। वर्ष 1993 के उपरांत आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम चुनाव आयोग तय करता है। क्या है, आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम चुनाव आयोग तय करता है। अतः कथन 1 और 2 हमारे दोनों क्या है दोस्तों, गलत हैं। और तीसरा जो कह रहा है कि चुनाव आयोग की शक्तियों के संदर्भ में कथन 3 हमारा सही है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तीसरा क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयोग दोस्तों मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद को क्या निपटाता है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी केवल 3rd। ठीक है, सारे पॉइंट दोस्तों हमारे जो हम लोगों ने देख लिया है वह इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ 2015 में जो पूछे गए हमारे प्रश्न है उसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन डी यानी कि योजना आयोग। फिर देखिए क्या है दोस्तों, भारत सरकार ने नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है योजना आयोग। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2015 में पूछे गए प्रश्न है हमारे। देखें कह रहा है कि भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक नया संस्थान बनाया है और यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। क्या है, फिर देखें कि भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग यानी कि दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक नया संस्थान बनाया है और यह संस्थान दोस्तों सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता क्या दोस्तों प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ देखें पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों इसका उद्देश्य है कि विकास प्रक्रिया में निर्देश एवं रणनीतिक परामर्श देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। क्या है, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और क्या है सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, फिर चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना आदि। ठीक है, चलिए हम लोगों ने देख लिया है। प्रश्न कह रहा था कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है, तो याद रखें दोस्तों योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक याद रखिएगा नीति आयोग का भी अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है और प्लानिंग कमीशन का भी अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा।
चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि हमारे 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों भारत में यानी कि योजना प्लानिंग से संबद्ध हैं। तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, केवल 2 और 5। ठीक है, क्या है, केवल 2 और 5 सही आंसर मार्क करेंगे, केवल 2 और 5। फिर देखिए क्या है, कह रहा दोस्तों हमारा क्या प्रश्न देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा 2 और 5 यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना से संबद्ध हैं। तो याद रखें दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद और कौन, वह है दोस्तों हमारा संसद। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2 और 5। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, ऊपर देखिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल 1, 3 और 4। ठीक है, यानी कि कौन, प्रधानमंत्री हमारे दोस्तों, फिर दोस्तों संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और कौन, फिर दोस्तों हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग इसमें नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल हमारे क्या 1/3 और 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। तो याद रखिए प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 1/3 और 4 होगा। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।